लक्ष्य के पैसे का सही इस्तेमाल हुआ था और माही का इलाज हो चुका था। अब आगे क्या क्या मुसीबतें आने वाली थी जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे प्यार हुआ था कहानी में। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 13। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। हम जल्द ही आपके लिए और भी नई नई कहानियां लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तभी मन ही मन सोच रहा था, दुनिया की कोई भी दौलत इस सुकून को नहीं खरीद सकती। निया, तुमने मेरे इस पैसे को, मेरे इस ताकत को एक नया मकसद दे दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब ये एम्पायर सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि ऐसे ही खुशियां बांटने के काम आएगा। हॉस्पिटल के उस आलीशान वीआईपी रूम में अब सिर्फ हंसी, प्यार और एक नई शुरुआत की महक थी। मौत, खौफ, धोखा, अंडरवर्ल्ड का उकाया साया हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था। लक्ष्य मिश्रा के उस एम्पायर में अब एक नई रोशनी का सवेरा हो चुका था, जिसकी रानी उसकी सादगी पसंद लेकिन बहुत ही मजबूत लाइफ पार्टनर निया शर्मा थी। वहीं विशाल और नर मखमली बिस्तर पर लेटी 10 साल की मासूम माही अब पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसके सिर पर बंधी पट्टी और उसके उस खौफनाक हादसे की इकलौती गवाही बची थी। लेकिन उसके चेहरे की चमक और उसकी आंखों में मैच्योरिटी इस बात का ऐलान कर रही थी कि डॉक्टर रिचर्ड्स की उस 10 करोड़ वाली दुर्लभ माइक्रोस्टेम सेल सर्जरी ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। माही अब मानसिक रूप से 3 साल की बच्ची नहीं, बल्कि अपनी असली उम्र की एक होनहार और समझदार बच्ची बन चुकी थी। माही के बिस्तर के चारों तरफ निया दोबारा लाए गए महंगे और रंग बिरंगे सॉफ्ट टॉयज, बड़े बड़े टेडी बियर्स, ढेर सारे खिलौने बिखरे पड़े थे। निया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े आईटी टाइकून की इकलौती वारिस होने का शाही लिबास पहना था, इस वक्त उस मखमली बिस्तर के किनारे बैठकर माही के साथ ऐसे खेल रही थी जैसे वो खुद कोई छोटी बच्ची हो। निया के चेहरे पर एक ऐसी पवित्र बेदाग मुस्कान थी जो किसी भी इंसान का सारा दुख सोख ले। वो एक बड़े से गुलाबी टेडी बियर को माही की तरफ उछालते हुए कह रही थी, लो माही, अब ये पिंक मास्टर तुम्हारा नया बॉडीगार्ड है। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे से माही ने अपनी छोटी छोटी लेकिन मजबूत बाहों में उस टेडी बियर को कसकर पकड़ लिया। उसकी एक बहुत ही प्यारी चहकती हुई हंसी में पूरी स्वीट में गूंज उठी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निया की तरफ देखकर बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा, थैंक यू निया दीदी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हो। मुझे आपके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। तभी निया ने आगे बढ़कर माही के माथे को प्यार से चूम लिया और उसके बालों को बहुत ही कोमलता से सहलाने लगी। पास ही सोफे पर बैठी सिया ये सब देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू खुशी के और कृतज्ञता के बह रहे थे। निया द्वारा लाए गए उस खूबसूरत पीले क्रॉप टॉप और नीली जींस में सिया की खूबसूरती पूरी तरह से निखर कर आई थी। लेकिन इस वक्त उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसके चेहरे का वो सुकून था जो उसकी एक माँ को अपनी बच्ची की मौत के मुंह से वापस सुरक्षित और पूरी तरह से स्वस्थ लौट आने पर मिलता है। सिया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान और लक्ष्य को 1000 बार धन्यवाद किया। लक्ष्य स्वीट के एक कोने में खड़ा था, अपने कंधे को दीवार से टिकाए हुए। उसकी नजरें उस बिस्तर पर टिकी थी। उसने अपनी बाहों को सीने से बांध रखा था। लक्ष्य के चेहरे पर एक ऐसी शांत, गंभीर और विजयी मुस्कान थी जो किसी महान योद्धा के चेहरे पर एक कठिन जंग जीतने के बाद होती है। उसका वो खूंखार शेडो चेयरमैन वाला रूप अब कहीं बहुत पीछे नरेला की उस तबाह हो चुकी टेक्सटाइल मिल की राख में दफन हो चुका था। इस वक्त वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी ताकत, अपने पैसे और अपनी इंसानियत का इस्तेमाल करके एक उजड़े हुए परिवार को बसा दिया था। जब उसकी नजरें निया की उन मुस्कुराती हुई आंखों से टकराती तो लक्ष्य को ऐसा लगता कि उसने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती दौलत हासिल कर ली है। लेकिन तकदीर का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। एक तरफ जहां दिल्ली के इस वीवीआईपी हॉस्पिटल में खुशियों की बारिश हो रही थी, जहां लक्ष्य अपने प्यार और अपने द्वारा
बचाए गए इस छोटे से परिवार के साथ जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों का आनंद ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसी दिल्ली शहर के सैकड़ों मील दूर इंडिया की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक गगनचुंबी और खौफनाक कांच के टावर में एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का जन्म हो रहा था। यह टावर था दीक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ग्लोबल हेडक्वार्टर। दीक्षित ग्रुप इंडिया के कॉरपोरेट जगत का वो नाम जो मिश्रा ग्रुप के बाद दूसरे नंबर पर आता था। अगर मिश्रा ग्रुप अपनी व्यापारिक रणनीति, उसूल और रघुनाथ मिश्रा के खौफ के लिए जाना जाता था, तो दीक्षित ग्रुप अपनी चालाकी, धोखेबाजी, बेईमानी और किसी भी कीमत पर दुश्मन को कुचल देने की अपनी आक्रामक नीति के लिए मशहूर था। दोनों ग्रुप्स के बीच पिछले 3 दशकों से एक भयंकर और खूनी व्यापारिक जंग चल रही थी। जब तक रघुनाथ मिश्रा जिंदा थे, दीक्षित ग्रुप की हिम्मत नहीं होती कि वो मिश्रा ग्रुप के किसी टेंडर या किसी प्रोजेक्ट की तरफ आंख उठाकर भी देखे। रघुनाथ मिश्रा का खौफ ही इतना था कि उसके नाम से ही मार्केट में बड़े बड़े बुल कांप उठते थे। लेकिन रघुनाथ मिश्रा की अचानक हुई मौत ने कारपेट जगत के इस सबसे बड़े खौफनाक समंदर में एक भयंकर सुनामी ला दी थी। दीक्षित टावर की सबसे ऊपरी मंजिल, जो कि बादलों को चीरती हुई नजर आती थी, वो एक बड़ी आलीशान, ठंडे और अंधेरे बोर्ड रूम में दीक्षित ग्रुप की एक आपातकालीन और गुप्त मीटिंग चल रही थी। उस बोर्ड रूम के बीचों बीच इटालियन मार्बल से बनी एक बहुत बड़ी गोल मेज रखी थी, जिसके चारों तरफ दीक्षित ग्रुप के सबसे शातिर, चालाक और खूंखार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा लालच, एक खूनी भूख, एक शैतानी जीत की उम्मीद साफ झलक रही थी। मेज के सबसे मेन सिरे पर एक भारी भरकम काली लेदर वाली रिवॉल्विंग चेयर पर दीक्षित ग्रुप का चेयरमैन देवराज दीक्षित बैठा था। देवराज दीक्षित, उम्र करीब 55 साल, लेकिन उसका शरीर किसी कसरती पहलवान जैसा गठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर, सख्त और घमंडी भाव था। उसने एक बड़ा महंगा इटालियन ब्लैक सूट पहना था। उसके हाथों की उंगलियों में कई भारी और कीमती अंगूठियां चमक रही थी। उसकी आंखें किसी गिद्ध भूखे की तरह तेज और खतरनाक थी, जो इस वक्त बोर्ड रूम की विशाल डिजिटल स्क्रीन पर चल रहे शेयर मार्केट के ग्राफ के और मिश्रा ग्रुप के डेटा को घूर रही थी। देवराज ने अपनी महंगे क्यूबन सिगार में एक लंबा कश खींचा। धुआं हवा में उड़ाते हुए अपनी भारी, कड़क और डरावनी आवाज में खामोशी को चीर कर कहा, रघुनाथ मिश्रा मर चुका है और उसके साथ ही मिश्रा ग्रुप का विजय किला अब दरकने लगा है। देवराज दीक्षित की आवाज बोर्डरूम में गूंज उठी थी। वहां बैठे डायरेक्टर्स ने अपनी सांसें थाम ली। देवराज ने अपनी सिगार को क्रिस्टल के एस्ट्रे में रगड़ कर बुझाया और अपनी खूंखार आंखों से पूरी टीम को देखकर आगे कहा, सालों से, दशकों से हम उस बूढ़े रघुनाथ की परछाई के नीचे जीने को मजबूर थे। वो चाहता था मार्केट के सारे बड़े टेंडर, सारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हमसे छीन लेता था। लेकिन अब वो बूढ़ा शेर मर चुका है और सबसे बड़ी बात, उसने अपने पीछे जो वारिस छोड़ा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बुजदिल है। देवराज दीक्षित की बातों में एक भयंकर जहर और नफरत खुली थी। उसने अपनी मुट्ठी को मेज पर जोर से पटक कर कहा, एक बात और याद रखना जेंटलमैन, कॉर्पोरेट की दुनिया कोई खैरात या अनाथालय नहीं है। यह एक ऐसा जंगल है जहां सिर्फ ताकतवर बेखौफ ही राज कर सकता है। मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, दुनिया के बड़े बड़े क्लाइंट्स को एक चेहरा चाहिए होता है। एक ऐसा चेहरा जिस पर वो भरोसा कर सके, जो उन्हें यकीन दिला सके कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है। ये कहते हुए अपनी कुर्सी से उठा और स्क्रीन की तरफ चलकर उसने अपनी बात को विस्तार से समझाकर आगे कहा, जब से रघुनाथ मिश्रा मरा है, मिश्रा ग्रुप ने अपने नए चेयरमैन का नाम और चेहरा दुनिया से छुपा कर रखा है। वो शैडो चेयरमैन बनकर पर्दे के पीछे से कंपनी चला रहा है। वो सिंघानिया जैसे वकील और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे करके
खुद किसी चूहे की तरह बिल में छुपा बैठा है। क्यों? क्योंकि उसे डर है। उसे पब्लिक के सामने से आने से डर लगता है। उसे मीडिया का सामना करने से डर लगता है। और यही यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे हमें अब अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। उसकी ये बात पूरी होते ही बोर्ड रूम में बैठे दीक्षित ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट, एक बहुत ही शातिर और तेज तर्रार शख्स विक्रम बजाज ने अपनी फाइल खोलकर हामी भरी। उसने एक बहुत ही धूर्त मुस्कान के साथ कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बिजनेस की दुनिया में फेस वैल्यू सब कुछ होता है। जब एक कंपनी का मालिक ही लोगों के सामने आने से कतरा रहा है, तो इन्वेस्टर्स के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि कंपनी के अंदर जरूर कोई गड़बड़ी चल रही है, या फिर नया चेयरमैन कोई ऐसा नाकाबिल इंसान है जो कंपनी को डुबो देगा। विक्रम बजाज ने स्क्रीन और कुछ चार्ट्स और डाटा फ्लैश करके आगे कहा, हमने इसी अविश्वास का फायदा उठाना शुरू कर दिया सर। पिछले एक हफ्ते में हमारी पीआर टीम और हमारे खबरी नेटवर्क ने शेयर मार्केट, मीडिया और गवर्नमेंट के गलियारों में यह अफवाह बहुत ही गहराई से फैला दी है कि मिश्रा ग्रुप का नया चेयरमैन एक अक्षम, अयोग्य और बुजदिल इंसान है। हमने नैरेटिव सेट कर दिया कि सिंघानिया और बाकी डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी को लूट रहे हैं। बहुत जल्द मिश्रा ग्रुप दिवालिया होने वाला है। ये बात सुनकर देवराज दीक्षित के चेहरे पर बहुत ही शैतानी और संतोषजनक मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर पूछा, और इस अफवाह का जमीन पर क्या असर हो रहा है विक्रम? मुझे सिर्फ कहानियां नहीं, नतीजे चाहिए। मुझे मिश्रा ग्रुप का खून चाहिए। आगे से विक्रम बजाज ने एक बहुत ही खूंखार हंसी के साथ जवाब दिया, नतीजे हमारी उम्मीद से ऊपर हैं, बेहतरीन है सर। जिस वक्त मिश्रा ग्रुप का अदृश्य शैडो चेयरमैन छुप कर बैठा है, हमारी अग्रेसिव टीम ने उनके सबसे बड़े और अहम टेंडर्स पर हमला बोल दिया है। यह कहते हुए विक्रम ने स्क्रीन पर एक के बाद एक लाल घेरे में कुछ प्रोजेक्ट की तस्वीरें दिखाना शुरू किया और कहा, सर, सबसे पहले प्रोजेक्ट इंडिया सेतु। ये 45,000 करोड़ का वो नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो पिछले 5 सालों में मिश्रा ग्रुप की मुट्ठी में था। हमने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के उन टॉप ऑफिशियल्स को जो गुरुनाथ मिश्रा से डरते थे, करोड़ों की रिश्वत देकर और मिश्रा ग्रुप की इस अस्थिरता का डर दिखाकर अपनी तरफ मिला लिया है। कल रात ही वो टेंडर आधिकारिक तौर पर मिश्रा ग्रुप के हाथों से फिसलकर दीक्षित ग्रुप की झोली में आ गिरा है। उसके ये बात सुनते ही पूरे बोर्ड रूम में तालियों की गूंज उठ गई। डायरेक्टर्स एक दूसरे को बधाई देने लगे। 45,000 करोड़ का टेंडर छीन लेना मिश्रा ग्रुप के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा था। लेकिन विक्रम बजाज यहीं न रुका। उसने अपनी फाइल का अगला पन्ना पलटकर और भी बड़े धमाके करके कहा, इसके अलावा सर, यूरोपियन टेक कंसोर्टियम्स के साथ मिश्रा ग्रुप की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली थी, हमने उनके यूरोपियन डेलीगेट्स के मन में मिश्रा ग्रुप के बिना चेहरे वाले सीईओ को लेकर इतना भारी शक पैदा कर दिया कि उन्होंने मिश्रा ग्रुप के साथ अपनी डील होल्ड पर डाल दी। हमने उन्हें अपनी ट्रांसपेरेंसी और अपने मजबूत लीडरशिप का वास्ता देकर वो डील अपनी तरफ मोड़ने का लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है। बहुत जल्द वो ग्लोबल टेक कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा होगा सर। उसके बाद सुनते ही देवराज दीक्षित वापस कुर्सी पर आ बैठा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे किसी खूंखार शिकारी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को चारों खाने चित कर लिया हो। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर बहुत ही सर्द और खतरनाक लहजे में कहा, बहुत अच्छा विक्रम, एक्सीलेंट। मिश्रा ग्रुप का तथाकथित शैडो चेयरमैन चाहे जो भी हो, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। उसे लगता है कि वो अंधेरे में बैठकर इतने बड़े एम्पायर को चला लेगा। देवराज ने अपने डायरेक्टर्स की तरफ झुककर एक खौफनाक रणनीति का ऐलान करके कहा, लेकिन वो भूल गया है कि अंधेरे में राज करने वालों को उजालों में खड़े होकर लड़ने वाले अक्सर कुचल देते हैं। हमें अपनी इस आक्रामक नीति को और भी ज्यादा तेज करना होगा। मिश्रा ग्रुप की सप्लाई चेन्स को काट दो। उनके इन्वेस्टर्स के बीच
पैनिक पैदा करो ताकि वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दें। उनके सबसे वफादार और पुराने कर्मचारी, मैनेजर्स, छोटे बड़े डायरेक्टर्स को भारी पैसों का लालच देकर या ब्लैकमेल करके तोड़ना शुरू करो। एक एक करके मिश्रा ग्रुप की हर एक ईंट से ईंट इस कदर गिराओ कि उस शैडो चेयरमैन को अपने ही बिल से बाहर निकलने का रास्ता ना मिले। मैं चाहता हूं कि अगले 1 महीने के अंदर जब मैं सुबह का अखबार खोलूं तो मुझे फ्रंट पेज पर मिश्रा ग्रुप के दिवालिया होने की खबर चाहिए। और उस दिन मैं खुद रघुनाथ मिश्रा की कब्र पर जाकर दीक्षित ग्रुप की जीत का जश्न मनाऊंगा। इस देश के सबसे कॉरपोरेट पर अब सिर्फ एक ही नाम का राज होगा, देवराज दीक्षित। उसके एक खूंखार दहाड़ के साथ बोर्ड रूम में एक बार फिर दीक्षित ग्रुप की जीत के नारे गूंज गए। चारों तरफ तालियां बजने लगी। उन सबको ऐसा लग रहा था कि मिश्रा ग्रुप अब बस चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि बिना चेहरे और बिना किसी फ्रंट लाइन लीडर के कोई भी कंपनी इतने भारी और चौतरफा हमलों का सामना नहीं कर सकती। वे शैडो चेयरमैन को एक कमजोर, अनुभवहीन और डरपोक लड़का समझ रहे थे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस शैडो चेयरमैन को बुजदिल और चूहा वो समझ रहे हैं, वह असल में कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा फौलादी तूफान है जिसने कुछ घंटे पहले दिल्ली के सबसे खूंखार और खौफनाक अंडरवर्ल्ड डॉन वसीम भाई के पूरे अड्डे को बारूद से उड़ाकर उसे मौत की नींद सुला दिया है। दीक्षित ग्रुप आग किससे खेल रहा था, उसे नहीं पता था कि आग बहुत जल्द मुंबई के गगनचुंबी टावर को अपनी चपेट में लेने वाली थी। इसी समय जब मुंबई में मिश्रा ग्रुप को तबाह करने की भयंकर साजिश चल रही थी, दिल्ली के उस वीवीआईपी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में लक्ष्य का फोन बार बार उसकी जेब में वाइब्रेट हुआ। लक्ष्य, जो अभी तक निया और माही को हंसते खेलते देखकर एक असीम शांति महसूस कर रहा था, उसने अपनी फोन की स्क्रीन देखी। एक कोड ब्लैक और इमरजेंसी कॉल नहीं थी, बल्कि मिस्टर सिंघानिया के पर्सनल नंबर से एक बहुत ही अर्जेंट कॉल थी। लक्ष्य के माथे पर एक हल्की सी चीख खिंच गई। उसने तुरंत अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और निया और सिया को किसी तरह की कोई फिक्र या शक न हो। उसने बड़े ही प्यार से निया की तरफ देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा, निया, तुम लोग आराम से खेलो, मैं बस 2 मिनट में एक जरूरी फोन अटेंड करके आता हूँ। आगे से निया ने मुस्कुराकर हामी भरे और अपना पूरा ध्यान वापस माही और उस गुलाबी टेडी बियर पर लगने दिया। लक्ष्य धीरे से स्वीट के दरवाजे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे वो शांत और सुरक्षित कॉरिडोर में आया, लक्ष्य के चेहरे की वो सारी मासूमियत, वो सारी नरमी एक सेकंड में वाष्पीकृत हो गई। उसकी जगह बहुत सख्त, ठंडे और खौफनाक चेयरमैन ने ले ली। लक्ष्य ने अपने फोन का हरा बटन दबाया और फोन कान के लगा लिया और बहुत ही नीचे गंभीर आदेशात्मक आवाज में कहा, हाँ सिंघानिया, रिपोर्ट। फोन के दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया मौजूद थे। उसकी आवाज में आज वो स्थिरता और वो कॉन्फिडेंस नहीं था। आज उनकी आवाज में गहरी चिंता, एक घबराहट और एक भयंकर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। आगे से सिंघानिया ने बहुत ही भारी आवाज में कहना शुरू करके कहा, बॉस, स्थिति बहुत ही तेजी से हमारे हाथों से निकल रही है। मुझे आपको इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि आप सिया मैम और उस बच्ची को लेकर रात भर से परेशान थे, लेकिन सर, मामला अब हमारी कंपनी के वजूद पर बनाया है। उसकी यह बात सुनकर लक्ष्य की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी आवाज को और भी ज्यादा सख्त करके कहा, पहेलियां मत बुझाओ सिंघानिया, सीधी बात करो, क्या हुआ है। तभी सिंघानिया ने गहरी सांस लेकर उस भयंकर कॉरपोरेट तबाही का कच्चा चिट्ठा लक्ष्य के सामने खोलना शुरू करके कहा, सर, दीक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, देवराज दीक्षित ने हमारे खिलाफ बहुत ही आक्रामक, चौतरफा और खूंखार युद्ध छेड़ दिया है। जब से ये रघुनाथ जी का निधन हुआ, हमने आपका चेहरा दुनिया से छुपाकर शैडो चेयरमैन की रणनीति अपनाई। देवराज ने इसी बात को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मानकर मार्केट में हमारे खिलाफ एक भयंकर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक जंग शुरू कर दी है। ये कहते हुए सिंघानिया की आवाज में एक बेबसी थी। फिर उसने आगे बताया,
सर, उन्होंने मार्केट में यह अफवाह फैला दी कि मिश्रा ग्रुप बिना किसी लीडर में एक डूबता हुआ जहाज है। इन्वेस्टर्स के बीच में एक भयानक पैनिक फैल गया है। हमारे शेयर्स आज सुबह ही मार्केट खुलते ही लगातार गिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका हमें आज सुबह लगा सर। वहीं लक्ष्य खामोशी से सुन रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी कसने लगी थी। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? तभी सिंघानिया ने अपनी कांपती आवाज में जवाब देकर कहा, सर सर प्रोजेक्ट इंडिया सेतु, वो 45,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर जो पिछले 5 सालों से हमारे पास था, जिसे रघुनाथ जी ने अपने खून पसीने से सींचा था। आज सुबह गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल तौर पर वो टेंडर हमसे छीनकर दीक्षित ग्रुप को सौंप दिया। देवराज दीक्षित ने सरकारी ऑफिसर्स को करोड़ों की रिश्वत देकर हमारे बिना चेहरे वाले चेयरमैन का डर दिखाकर वो प्रोजेक्ट रातों रात हमसे हथिया लिया है। ये कहते हुए सिंघाने की आवाज और भी ज्यादा दर्दनाक हो गई। उसने फिर आगे और कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, यूरोपियन टेक कंसोर्टियम के साथ जो हमारी एआई टेक्नोलॉजी की $multi-billion की डील साइन होने वाली थी, उन्होंने भी मीटिंग कैंसिल कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो एक ऐसी कंपनी के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन बिल्कुल नहीं कर सकते जिसका सीईओ उनके सामने बैठकर उनसे हाथ मिलाने के लिए भी मौजूद न हो। देवराज दीक्षित उन यूरोपियन क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने में लगभग कामयाब हो चुका है सर। हमारे कई पुराने और वफादार क्लाइंट्स, सप्लायर्स और यहाँ तक कि हमारे कुछ मिड लेवल मैनेजर्स भी भारी लालच में आकर दीक्षित ग्रुप की तरफ टूट रहे हैं। तभी सिंघानिया ने पूरी तरह से हताश होकर अपनी बात खत्म करके कहा, बॉस, एक सीईओ का चेहरा ही कंपनी को कामयाब बनाता है। मार्केट को एक विजिबल लीडर चाहिए होता है, कोई ऐसा जिसे वो देख सके, जिस पर वो भरोसा कर सके। हम सिर्फ परछाई बनकर पर्दे के पीछे छुपकर इतने बड़े चौतरफा हमलों का सामना नहीं कर सकते सर। अगर हमने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, अगर हमने दुनिया के सामने अपना एक मजबूत चेहरा नहीं रखा, तो अगले कुछ ही हफ्तों में देवराज दीक्षित हमारे इस पूरे एम्पायर को, रघुनाथ जी की इस पूरी विरासत को निगल जाएगा सर। हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी ये बात पूरी होते ही कॉरिडोर में एक भयंकर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिंघानिया की बातें खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन बातों की गूंज लक्ष्य के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। लक्ष्य अपनी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें सामने की खाली दीवार को घूर रही थी। एक तरफ वीवीआईपी कमरा था जहां उसकी मोहब्बत निया उसका इंतजार कर रही थी, जहां वो एक आम सादगी पसंद इंसान बनकर अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सुकून भरे पल गुजार रहा था, जहां वो अपने उस फटीचर गरीब रूप में दुनिया के सबसे अमीर लड़की का प्यार जीत चुका था। और दूसरी तरफ एक खौफनाक और बेरहम कॉरपोरेट दुनिया, वो दुनिया जो उसके रगों में दौड़ने वाले रघुनाथ मिश्रा के खून को ललकार रही थी। वो दुनिया जो उसके असूलों, उसके शेडो चेयरमैन वाली उस खामोश नीति का मजाक उड़ा रही थी। देवराज दीक्षित ने सिर्फ मिश्रा ग्रुप के टेंडर्स नहीं छीने थे, उसने लक्ष्य मिश्रा के स्वाभिमान पर, उसके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा और खूनी प्रहार किया था। लक्ष्य ने एक बहुत ही लंबी, गहरी और ठंडी सांस अंदर खींची। उसका दिमाग अब किसी तूफान की तरह नहीं, बल्कि शांत लेकिन खूंखार और जानलेवा बर्फीले ग्लेशियर की तरह काम कर रहा था। जो इंसान अपने कैफे मालकिन को बचाने के लिए रातों रात पूरे अंडरवर्ल्ड को शमशान में बदल सकता था, वो अपनी विरासत अपने दादाजी के खून पसीने से खड़े किए गए इस एम्पायर को किसी घमंडी और लालची देवराज दीक्षित के हाथों कैसे लुटने दे सकता था। लक्ष्य ने फोन को कान के और करीब किया। उसकी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी, कोई हताशा भी नहीं थी। वहां सिर्फ एक ऐसा खौफनाक, आदेशात्मक और जानलेवा स्वर था जिसे सुनकर फोन के दूसरी तरफ बैठे सिंघानिया के रोंगटे खड़े हो गए। लक्ष्य ने अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, सिंघानिया। दूसरी तरफ से सिंघानिया ने तुरंत सतर्क होकर जवाब दिया और बोला, जी बॉस। तभी लक्ष्य ने अपनी उस बर्फीली और खूंखार आवाज में कहा,
दीक्षित ग्रुप, देवराज दीक्षित। उसे लगता है कि परछाई की कोई ताकत नहीं होती। उसे लगता है कि शैडो चेयरमैन एक बुजदिल और डरपोक चूहा है जो अंधेरे में छुपकर अपनी जान बचा रहा है। उसे लगता है कि बिना चेहरे के मैं इस एम्पायर को नहीं बचा सकता। ये कहते हुए लक्ष्य के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक, शैतानी और व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखों को सिकोड़कर एक बहुत ही भयानक ऑर्डर देकर कहा, तो फिर हम उसे यही लगने देते हैं सिंघानिया। उसकी ये बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से सिंघानिया पूरी तरह चकरा गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बॉस? हम उन्हें ऐसे ही हमारे टेंडर्स छीनने दें? हम कोई जवाब नहीं देंगे। सर, अगर हमने अभी मार्केट के सामने आपका चेहरा रिवील नहीं किया तो हम सब कुछ खो देंगे। तभी लक्ष्य ने बहुत ही कठोरता से उसे बीच में काट कर कहा, मैंने कहा ना सिंघानिया, उसे यही लगने दो। किसी भी खूंखार शिकार को मारने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि सबसे पहले उस शिकार को यह यकीन दिलाओ कि वो खुद शिकारी है और तुम कमजोर हो। देवराज दीक्षित को इस अहंकार को और उसकी इस जीत की झूठी खुशी को और ज्यादा बढ़ने दो। उसे हवा में उड़ने दो। उसे महसूस करने दो कि उसने मिश्रा ग्रुप की गर्दन दबोच ली। लक्ष्य का दिमाग अब एक ऐसे मास्टर स्ट्रेटेजी बना रहा था जो कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे खूनी, सबसे खौफनाक चाल साबित होने वाली थी। उसने आगे आदेश देकर कहा, हम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। दुनिया के सामने मेरा चेहरा अभी नहीं आएगा। शैडो चेयरमैन का वो खौफ और रहस्य अभी भी वैसा ही रहेगा, लेकिन अब हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जो देवराज दीक्षित ने कभी अपने बुरे सपने में नहीं सोचा होगा। सिंघानिया, सबसे पहले प्रोजेक्ट इंडिया सेतु के जो सरकारी अधिकारी बिक चुके हैं, उनका सारा काला चिट्ठा, उनके विदेशी बैंक अकाउंट्स, उनकी अय्याशियों के वीडियो, उनके हर एक कमजोरी को रातों रात हैक करके निकालो। और वो यूरोपियन एआई कंसोर्टियम, उनके जो ग्लोबल कंपिटिटर्स हैं, उनके साथ गुप्त रूप से संपर्क साधो। उन्हें हमारे साथ एक ऐसी डील ऑफर करो जिसे वो चाहकर भी ठुकरा ना सके। ये कहते हुए लक्ष्य की आवाज तेज होने लगी। उसने एक खतरनाक दहाड़ के साथ कहा, दीक्षित ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं, उन्हें हमारी दर्जनों शेल कंपनियों के जरिए मार्केट में धीरे धीरे खामोशी से खरीदना शुरू कर दो। जब तक देवराज दीक्षित को यह पता चलेगा कि उसके अपने ही घर की नींव खोखली हो चुकी है, तब हम उसके पूरे एम्पायर को अंदर से दीमक की तरह खा चुके होंगे। और जिस दिन वो अपनी जीत का सबसे बड़ा जश्न मना रहा होगा, उसी दिन मैं उस महफिल में अपना चेहरा लेकर जाऊंगा। और वो चेहरा देवराज दीक्षित के लिए मौत का आखिरी पैगाम होगा। सिंघानिया, जो अब तक हताश और निराश था, लक्ष्य की इस खौफनाक, सटीक और फौलादी रणनीति को सुनकर अंदर तक सिहर गया था। उसे एहसास हो गया था कि रघुनाथ मिश्रा का खून कोई कमजोर खून नहीं है। ये नया वारिस अपने दादाजी से 1000 गुना ज्यादा चतुर, शातिर और बेरहम है। सिंघानिया ने बहुत ही जोश और खौफ के साथ जवाब देकर कहा, यस बॉस, आपके हर एक हुक्म का अस्कश पालन होगा। आज से ही दीक्षित ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लक्ष्य ने फोन काट दिया। उसने अपने फोन को वापस अपनी जेब में रखा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वापस वो पुराने, शांत और वो मासूम सी मुस्कान ओढ़ ली। वो मुड़ा और उसने उस वीवीआईपी स्वीट के दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। अंदर निया उसका इंतजार कर रही थी। वो निया जिसने आज ही लक्ष्य के उस खौफनाक, बॉस वाले रूप को स्वीकार किया था। उसे उस खून खराबे से बाहर निकलकर प्यार की सुकून भरी दुनिया में लाई थी। लक्ष्य जानता था कि अगर उसने निया को दीक्षित ग्रुप की इस नई जंग के बारे में बताया तो निया फिर से परेशान हो जाएगी। वो निया को इन कॉर्पोरेट साजिशों, इन खूनी रणनीति और इस तनाव से कोसों दूर रखना चाहता था। लक्ष्य ने अपने मन ही मन खुद से वादा करके कहा, निया, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे सीधा इंसान बना रहूंगा। लेकिन मेरी इस दुनिया पर, मेरे इस परिवार पर जो भी आंख उठाएगा,
मैं उसके लिए मौत का ऐसा रूप बनूंगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। देवराज दीक्षित का अंत अब तय हो चुका है, लेकिन वो अंत मेरी शर्तों पर होगा। लक्ष्य ने दरवाजा खोला और स्वीट के अंदर दाखिल हुआ। निया ने जैसे ही लक्ष्य को देखा, उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी चहकती हुई मुस्कान आ गई। उसने लक्ष्य को अपने पास बुलाया और कहा, कहाँ चले गए थे तुम? देखो, माही ने अभी अभी मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाई है, तुम भी सुनो। लक्ष्य ने माही और नेहा की तरफ देखा। सिया भी मुस्कुरा रही थी। इस कमरे के अंदर का वो जन्नत जैसा सुकून, वो हंसी मजाक, वो बेपनाह प्यार, और उस दरवाजे के बाहर खड़ी वो खौफनाक कॉरपोरेट दुनिया, वो साजिशें, वो मौत का खेल। लक्ष्य मिश्रा अब इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच एक ऐसी खतरनाक दो धारी तलवार पर चल रहा था, जिसका एक भी गलत काम अब सब कुछ तबाह कर सकता था। लेकिन लक्ष्य तैयार था। प्यार की इस पनाहगार से निकलकर अब उसे उस खूनी कुरुक्षेत्र में उतरना था, जहां हार का मतलब सिर्फ बर्बादी नहीं, बल्कि वजूद का मिट जाना था। खेल अब एक नए और खौफनाक स्तर पर पहुंच चुका था। दिल्ली से उठी ये चिंगारी और मुंबई के उस गगनचुंबी दीक्षित टावर को जलाकर राख करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन क्या ये लोग जला पाएंगे दीक्षित टावर को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी मुझे प्यार हुआ था के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।